वेरी वार्म वेलकम टू संविधान एड्यू। स्वागत है आपका संविधान एड्यू में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे द सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेस मटेरियल और काफ़ी सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस रेफर किए गए हैं, बट हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मेन सोर्सेस और मेन प्रोविजंस देखेंगे, जिसे मेन सोर्सेस जो रेफर किए गए हैं और उनसे कौन से मेन प्रोविजंस लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। अदर कंट्रीज के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव कंटेंट्स हैं, जो स्पेशली इंडिया की जो गवर्नेंस है और उसकी पॉलिटी है उसको सूट कर रहे थे, यानी उसके लिए फेवरेबल थे, ऐसे कंटेंट और प्रोविजंस को मेनली लिया गया है और सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉजिटिव फीचर्स को लिए गए हैं। और जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, इसीलिए वो कोई भी पॉइंट या लूप होल नहीं छोड़ना चाहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए उन्होंने काफी बारीकी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन और मुख्य सोर्स है वो पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे मेन एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कौन से फीचर्स या कौन से प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इसमें पहला है फेडरल फीचर। अब फेडरल फीचर में क्या होता है कि नॉर्मली जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो डिवाइड होती हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो दोनों के बीच में पावर्स डेलीगेट होती है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इसे बोलते हैं फेडरल स्कीम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से ये फीचर लिया गया है फेडरल स्कीम का। सेकंड है ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसके जो प्रोविजंस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से रेफर किए गए हैं। थर्ड है जुडिशरी, इसके प्रोविजंस भी रेफर किए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके जो प्रोविजंस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से या वहां से रेफर किए गए हैं। इमरजेंसी के प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, तो ये सारे जो मेन फीचर्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में से रेफर किए गए हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करके कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये तीन प्रोविजन, मेनली ये तीन प्रोविजंस को हमने रेफर किया है। सेकेंड है कनाडा। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करके हमने फेडरेशन विद दी स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये क्या है, जैसा कि हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाजी फेडरल है। फेडरल फॉर्म में क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और एक होता है सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, उसी के पास सारी पावर डेलीगेट होती है। सेकंड होता है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड होती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बट इंडिया का जो कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने रेफर किया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वाजी फेडरल है। यानी यहाँ पे पावर्स डेलीगेट तो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बट यहाँ पर जो ज्यादातर पावर, स्ट्रॉन्ग पावर किसके पास है, सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। सेकेंड प्रोविजन जो हमने रेफर किया है वो रेसिडुअल पावर्स इन द सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिजर्व पावर्स दिए गए हैं सेंटर के पास में, स्पेशल पावर्स जो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब जो स्टेट गवर्नर हैं उन्हें भी अपॉइंट यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। थर्ड, सॉरी फोर्थ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेनली सुप्रीम कोर्ट के चार ज्यूरिस्डिक्शन होते हैं, ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी एंड रिट ज्यूरिस्डिक्शन। जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन का जो प्रोविजन है वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है। अब एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन में क्या होता है, आर्टिकल 143 में ये कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि सुप्रीम कोर्ट
is granted with the advisory jurisdiction under this provision. अगर कुछ लॉ या कोई ऑर्डिनेंस के लिए या कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटी की सिचुएशन के लिए अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की हेल्प चाहिए इन केस ऑफ एडवाइस, सो अंडर आर्टिकल 143 इसके हिसाब से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर एडवाइस मांग सकते हैं। थर्ड है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है, इसे भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिर नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं 245 मेंबर्स हैं या 250 मेंबर्स, मुझे एग्जैक्टली दोनों का नंबर याद नहीं है, 245 या 250। इसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं अलग अलग फील्ड से। फील्ड यानी साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्क, इन अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट होते हैं, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा, इसका प्रोविजन हमने आयरलैंड से लिया है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो भी आयरलैंड से हमने लिया है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन यानी जो जनरल पब्लिक है वो इलेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली यानी जो पब्लिक से डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कौन, एमएलएज और एमपीज, इनके द्वारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रेफर किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, या आर्टिकल 21 में कहा गया है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रेफर किया फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, पार्ट 4A, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑब्लाइड है, यानी कुछ 11 ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, उन्हें भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिर है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल के अंदर ये जस्टिस वर्ड यूज किया है। इसका जो कंटेक्स्ट है कि इसका जो मीनिंग है, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इसके सिटीजन को दिया जाना चाहिए, इंडियन सिटीजन्स को दिया जाना चाहिए प्रिसाइसली कहूँ तो, ये इसका जो कंटेक्स्ट है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि प्रियम्बल, इसे प्रियम्बल को हम हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी हम आने वाली आगे की वीडियोस में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, इसमें से हमने प्रोविजन लिए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिस्डिक्शंस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म। अब ये जो बाइकैमरलिज्म है, इसका ऑपोजिट होता है यूनिकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म में क्या होता है कि 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, और यूनिकैमरलिज्म में होता है सिंगल हाउस। तो बाइकैमरलिज्म में अपर हाउस जो है वो हमारे इंडिया में है जो राज्यसभा, और लोअर हाउस है लोकसभा। यूनिकैमरलिज्म में सिंगल हाउस सिस्टम होता है, वहां पे लोअर हाउस अपर हाउस जैसा कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, इसमें से हमने रेफर किया है फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसे रेफर किया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें पर्टिकुलरली इन जुडिशरी, जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो 2 अदर ब्रांच है गवर्नमेंट के, उससे इंडिपेंडेंट है। फिर है जुडिशियल रिव्यू, अगर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को या किसी आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू, यानी उस एक्ट को रेफर करे और उसे रिव्यू करे कि पर्टिकुलरली उसका कौन सा पार्ट किस हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू में ये होता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि हमने रेफर किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर भी हमने, एक्सपेल करने का प्रोविजन भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर किया है। अब जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे वेमार भी, जर्मनी को पहले वेमार कहा जाता था, इसीलिए वेमार लिखा गया है यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है
तब क्या होता है कि सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स छीन ले लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। तो ये है। बट आर्टिकल 20 और जो 21 है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो स्पेसिफिकली वो ही दो ऐसे प्रोविजन है जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किए जाते बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वो हम आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रेफर किया है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ये दो प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर किए हैं। लास्टली द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से रिपब्लिक और आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ये जो प्रियम्बल में इन सभी वर्ड्स का जो यूज किया गया है, किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, किस हिसाब से उसे यूज किया गया है, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर किया गया है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसे भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड बैग? अब जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी अलग थी आज के टाइम। सो इट वाज द हार्ड टाइम फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू ड्राफ्ट अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे ड्राफ्टिंग कमिटी को, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते करते। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो हमने बोरो किए हैं, बट वो एक बोरो बैग है, वो कहना गलत है। क्योंकि जो प्रोविजंस हमने रेफर किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो पॉलिटिक सिचुएशन थी और उसकी गवर्नेंस थी, उसको उसकी कंडीशंस को फेवरेबल थी। और हमने जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर लिया है उसे, उसे थोड़ा घुमा फिरा भी नहीं, बट थोड़ा अमेंड भी किया है। और जिस हिसाब की पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे कंट्री में, उस हिसाब से उसे एडजस्ट करने का भी पूरी कोशिश की गई है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया था, वो वर्ल्ड का, जब ड्राफ्ट किया गया था तभी नहीं, वो आज भी वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिटेल एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अगर हम बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सिर्फ 128 आर्टिकल्स हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, जो कि प्रेजेंटली अब हो गए हैं 448 आर्टिकल्स से भी ज्यादा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक खुद में एक यूनिक है, उसका जो खुद में एक यूनिक है इन दी कंटेस्ट एंड इट्स ऑफ स्पिरिट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था, तो उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंडियन नेशनलिस्ट के जो इंडियन जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल रहा, और बायोडाइवर्सिटी भी है, सॉरी बायोडाइवर्सिटी नहीं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है इंडिया में, और काफी सारे ट्रेडिशंस भी इंडिया में, कैरेक्टरिस्टिक्स जो टोटली डिफरेंट है अलग कंट्री से। इंडिया एक बहुत वास्ट और एक डाइवर्स कंट्री है। इस सारी कंडीशंस को एक नटशेल में रखकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक हार्ड वर्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आगे भी हम वीडियो में देखेंगे, इन सब चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द संविधान एड्यू। थैंक यू।